अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी एक आवश्यकता ये है कि आप राज्य व्यवस्था के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि इस खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत बना करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि वे कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही जो पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में थी। एक बार फिर से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन चर्चा में आया है, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भी भूमिका को स्थापित करता है, वर्तमान कोलेजियम सिस्टम के विपरीत। तो इन दोनों ही सिस्टम को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के कायाकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है टैक्स रैम्प्स स्कीम। इसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। ये प्राधिकरण किस प्रकार से एक वैधानिक निकाय के रूप में काम करता है और न्याय की कमजोर वर्गों तक पहुंच को स्थापित करने में इसकी किस तरह से विशिष्ट भूमिका है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान के नए कोर्स से जरूर जुड़िए, क्योंकि दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स मात्र 24,999 में जीएस की संपूर्ण तैयारी आपकी करा देगा। मात्र 24,999 में बीजीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान किया जाएगा मात्र 14 महीने में। कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, यानी क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। अगर क्लास के दौरान किसी प्रकार का डाउट है तो आप अपने डाउट को तुरंत क्लियर कर सकते हैं। लाइव चैट पे क्वेश्चन पूछिए, तुरंत आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी लगातार चलती रहे, इसके लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के 18 टेस्ट भी आपके होंगे। साथ ही आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्रदान की जाएगी ताकि आपकी तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान की जा सके। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा रखी गई है, यानी 24,999 की जो फीस है वो आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। तो ये सुविधाएं आपको प्रदान की गई है, जीएस की आपकी तैयारी को दुरुस्त कर देगा। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये भी है कि दृष्टि संस्थान की शाखा रांची में भी खुल चुकी है। तो इसलिए अगर आप रांची शाखा के आसपास हैं तो वहां पर अपने एडमिशन को ले सकते हैं। वहां से भी आप अपनी यूपीएससी और जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से हैं कि दिल्ली आ नहीं सकते, या आप दिल्ली में आकर के बहुत सारा खर्चा भी होता है, तो आपके एक प्रकार से अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां पर अपने एडमिशन को ले लीजिए और वहां पर भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, एनजेएसी या कॉलेजियम। तो आप ये जानते हैं कि हमारे देश में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो उसके लिए प्रावधान कहां पर है, आर्टिकल 124(2) में है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। और जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 217। चाहे हाई कोर्ट्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख हमारे देश के संविधान में नहीं है। तो इसकी जो विस्तृत प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से डेवलप हुई है, जिनको हम 3 जजेस केस के नाम से जानते हैं। एक जजेस केस कौन से हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस 1981 का है, सेकंड जजेस केस 1993 का है, थर्ड जजेस केस 1998 का है। सेकंड जजेस केस से ही मुख्यतः आप कह सकते हैं कोलिजियम सिस्टम हमारे सामने आया, जिसमें हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलिजियम की विशिष्ट भूमिका है।
जब हम सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का निर्माण किससे मिलकर के होता है? सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर के होता है। जब हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं, जो कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है, उसमें संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो हाई कोर्ट्स के जब हम कोलिजियम की बात करते हैं, तो उसमें 3 न्यायाधीश होते हैं, संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये जो सिफारिश प्रस्तुत करते हैं, सरकार को जो नाम भेजते हैं, सरकार उन पर अपना विचार रखती है और कई बार सरकार जो नामों की सिफारिश की गई है उनको वापस भी भेज सकती है। लेकिन कॉलेजियम ने अगर वे नाम वापस भेज दिए तो सरकार को सामान्यतः वो स्वीकार ही करने पड़ते हैं। इस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की एक विशिष्ट भूमिका है। आप कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की भूमिका विशेष रूप से यहाँ पर निर्धारित हो जाती है और यही एक आलोचना का कारण बनता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तव में भारत में न्यायाधीशों के द्वारा की जा रही है। इसमें एक संतुलन एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। तो सरकार ने संतुलन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी वर्ष 2014 में, और 2014 में सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी संसद से पारित हो गया था और ये इसके माध्यम से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुआ और इसकी जो कार्य प्रणाली और संरचना है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक एनजेएसी एक्ट भी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी सरकार लेकर के आई। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। सबसे पहले इसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी उसको देख लेते हैं। इसमें एक आयोग बनाने की बात थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस आयोग में कौन कौन होना था? इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में सीजेआई आने थे। पदेन अध्यक्ष इस आयोग के कौन होने थे? सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने थे। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य होने थे। ठीक है, तो 3 नियुक्तियां न्यायालय से हो गई। इसके अलावा इसमें कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होने थे, कानून मंत्री भी इसके पदेन सदस्य होने थे और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति होनी थी। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति होनी थी और ये जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति होनी थी, ये एक चयन समिति के माध्यम से होनी थी, चयन समिति। और इस चयन समिति में कौन होना था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, इसमें होना था। इनके द्वारा 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुना जाना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 न्यायाधीश यहाँ हो गए सुप्रीम कोर्ट से एक प्रकार से, और यहाँ एक कानून मंत्री हो गए और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। तो इस प्रकार से एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था ये हुई कि इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो अनिवार्य रूप से एससी या एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी या महिला होना आवश्यक था, इन 2 व्यक्तियों में से। साथ ही जो कोई भी नाम की सिफारिश होनी थी उस पर 2 व्यक्तियों द्वारा, 6 मेंबर का ये आयोग हो गया, 2 व्यक्ति वीटो भी कर सकते हैं थे, यानी अगर 2 व्यक्तियों ने वीटो कर दी तो फिर उसकी आगे नियुक्ति करना मुश्किल था, नहीं होना था। अब इस पर सवाल ये उठा कि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो न्यायाधीशों की प्रधानता थी वो समाप्त कर दी। तो न्यायाधीशों की प्रधानता को समाप्त कर दी और साथ ही 2 व्यक्तियों के हाथ में वीटो पावर दे दी। तो इससे ये सवाल उठा कि कहीं ना कहीं इससे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी। और जो न्यायालय की स्वतंत्रता है वो क्या है? वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, मूल संरचना में शामिल है। और इसलिए अगर मूल संरचना को कोई भी चीज नुकसान पहुंचाती है तो वो क्या हो जाती है? असंवैधानिक हो जाती है। और वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 अधिनियम लेकर के आए जिसके माध्यम से एनजेसी आया,
उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमें आगे की राह किस प्रकार से अपनानी है। अब ये टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि एक याचिका दायर है सुप्रीम कोर्ट में। वो याचिका ये है कि एनजीसी पर पुनः विचार, उसको पुनर्जीवित किया जाए, ये याचिका है। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ये कहा है कि उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार अब करने जा रहा है। इसी कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया। तो इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए? एक ऐसी व्यवस्था को डेवलप किया जाना चाहिए जहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी रहे और न्यायपालिका की जवाबदेहिता भी रहे। आप ये जानते हैं कि किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का, जीवंत लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि चेक एंड बैलेंसेस की व्यवस्था, अंकुश और नियंत्रण का सिद्धांत बना रहे। वही लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र होता है, वही लोकतंत्र लंबे समय तक फंक्शन कर सकता है। अगर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में से किसी के प्रति भी या किसी में भी ज्यादा शक्ति आए तो दूसरे जो पिलर्स हैं वो चरमराने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर भी स्वतंत्रता और जवाबदेहिता के बीच एक बेहतर संतुलन और तीनों पिलर्स के बीच एक बेहतर संतुलन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि भारत में न्याय की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा सके। यही टॉपिक है। अब हम दूसरी स्कीम पर बात करते हैं, दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, टैक्स एम्नेस्टी स्कीम। भारत सरकार ने वस्त्र क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए और भारत को वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इस स्कीम को भारत सरकार लेकर आई है। इसकी फुल फॉर्म है टेक्सटाइल फोकस्ड, यानी वस्त्र एवं परिधान फोकस्ड। आर फॉर रिसर्च, ए फॉर असेसमेंट, एम फॉर मॉनिटरिंग, पी फॉर प्लानिंग, एस फॉर स्टार्टअप। यानी इस क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च को, इनोवेशन को बढ़ावा दे करके भारत को वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान की जाएगी, ताकि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर सके। किस प्रकार से प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान की जाएगी? जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर के। एडवांस टेक्नोलॉजी को कहां पर बढ़ावा दिया जाएगा? स्मार्ट टेक्सटाइल्स में बढ़ावा दिया जाएगा। स्मार्ट टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कहां पर होता है? खेल क्षेत्र में होता है। खेल क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष कपड़े, स्मार्ट कपड़े बनाए जाते हैं। सुरक्षा क्षेत्र में होता है, सिक्योरिटी फील्ड में होता है, सेना भी इसका इस्तेमाल करती है और मेडिकल क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर इनका इस्तेमाल होता है। किस प्रकार से ये कपड़े तैयार किए जाते हैं? आधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर्स के अलावा आप नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कपड़ों को किस प्रकार से बनाया जाता है? कपड़ों को वाटर रेसिस्टेंट बनाया जाता है, कपड़ों को बैक्टीरियल रेसिस्टेंट बनाया जाता है। इस प्रकार से कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से इस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है, सस्टेनेबिलिटी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़े स्तर पर पानी और ऊर्जा की खपत होती है। तो हमें इस क्षेत्र की दक्षता बढ़ानी है। दक्षता किस प्रकार से बढ़ाएंगे? अगर हम बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक को बढ़ावा दे दें, जैव अपघटित फैब्रिक को बढ़ावा दे दें, तो इस क्षेत्र में जो अपशिष्ट की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हम एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं जहां पर हम लैब में ही फाइबर तैयार करें। तो इससे क्या है, ग्रीन टेक्सटाइल्स में भारत वैश्विक खिलाड़ी बनकर के उभर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम स्पिनिंग से लेकर के वीविंग, डाइंग और फिनिशिंग, इन सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। शुरू से लेकर के आखिरी तक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। एक फैक्ट्रियों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से स्मार्ट नेटवर्क को स्थापित करें, जिससे हम उत्पादन की जो अपनी दक्षता है, जो एफिशिएंसी है उत्पादन की, उसको बढ़ा दें और उत्पादन की दक्षता को बढ़ा करके कम समय में अधिक उत्पादन करें और कच्चे माल का बेहतर तरीके से उपयोग सुनिश्चित कर दें। तो इसके लिए कई चीजों को आपको महत्वपूर्ण आवश्यकता है, कई चीजों को इसको पूरा करने की आवश्यकता है। किस तरह की चीजों को आपको पूरा करने की आवश्यकता है? कि कच्चे माल से लेकर के जो कच्चा माल है
उससे लेकर के और जब तक कोई कपड़ा तैयार हो जाता है और कपड़ा तैयार होने तक जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग तक पूरी प्रक्रिया में आप आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें और इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का एक कायाकल्प करने में मदद करें। इस क्षेत्र की कई और महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। कई और महत्वपूर्ण आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं? जैसे आप ये देखें कि भारत में जो कपड़ों का एक स्टैंडर्ड साइज अपनाया जाता है, वो वेस्टर्न मानकों पर आधारित है। जैसे कपड़ों का जो एक स्टैंडर्ड साइज सेट है, स्टैंडर्ड साइज सेट है पूरा, या आप कह सकते हैं चार्ट है, इसमें हम मानक किसका अपनाते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स का अपनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम का अपनाते हैं, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का अपनाते हैं। अगर हम भारतीय पॉपुलेशन को देखें तो भारतीय पॉपुलेशन का जो बॉडी साइज है, वो बॉडी साइज डिफरेंट है यूएस, यूके या ईयू की पॉपुलेशन के बॉडी साइज से। इससे क्या है कि अगर हम इन मानकों को ध्यान में रखते हुए कपड़ों का निर्माण करते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो उससे ये कपड़े भारतीयों के बॉडी शेप के अनुरूप न होने के कारण इस क्षेत्र में रिटर्न की जो दर है, रिटर्न रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और रिटर्न रेट बढ़ता है तो लागत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ती है तो इस क्षेत्र की जो दक्षता है, इसकी एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। तो इसकी एक जरूरत यह है कि हम अलग अलग राज्यों के स्तर पर और अलग अलग उम्र वर्ग, एज ग्रुप के अंतर्गत, उम्र वर्ग के अंतर्गत, अलग अलग एज ग्रुप के अंतर्गत एक मानक बॉडी साइज, एक स्टैंडर्ड बॉडी शेप चार्ट को डेवलप करें और कपड़ों को उन्हीं मानकों पर डेवलप करने की कोशिश करें ताकि रिटर्न रेट कम हो जाए। इसके अलावा ये तो सारी चीजें हैं ही, यहाँ पर एक शब्द आया था असेसमेंट का। असेसमेंट हम किसका करेंगे? असेसमेंट ये करेंगे कि कपड़ा क्षेत्र अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रकार का क्षेत्र है। अगर इसमें किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो वो टेक्नोलॉजी किस प्रकार के इंपैक्ट डाल सकती है, इसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसका मूल्यांकन नहीं होगा कि किस प्रकार का वो इंपैक्ट डाल रही है, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की स्किलिंग की आवश्यकता है, किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम योग्यता का पता करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम कपड़ा क्षेत्र का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करें ताकि हमें ये पता चल सके कि रोजगार का जो रुझान है वो किस तरफ है, हमें किस तरह की स्किलिंग की आवश्यकता है, लोगों को किस प्रकार से कुशलता प्रदान करने की आवश्यकता है, कौशलता प्रदान करने की आवश्यकता है, कौशल बनाने की आवश्यकता है, ताकि कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के रुझान के हिसाब से हम उस क्षेत्र को डेवलप कर सके। जब इन सारी चीजों को करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम वैश्विक स्तर पर भारत को कपड़ा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभार सकते हैं, और इसी योजना का यही लक्ष्य है, टैक्स रैम्स योजना का। अगला हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये एक वैधानिक संगठन है। जब हम किसी संगठन को वैधानिक संगठन कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? वैधानिक संगठन का सीधा सा मतलब है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो एक एक्ट के माध्यम से हुई है, एक अधिनियम के माध्यम से हुई है। तो इसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई है? तो हम एक अधिनियम लेकर के आए थे, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। और ये अधिनियम कब लेकर के आए थे? ये अधिनियम हम लेकर के आए थे 1987 में, लेकिन ये जो अस्तित्व में आया ये 1995 में आया। और इसलिए आप देखेंगे कि इसके माध्यम से स्थापित होने वाला जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये नवंबर 1995 में ही अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के माध्यम से केवल नालसा ही अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि अलग अलग स्टेट के जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं वो भी अस्तित्व में आई, और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं वो भी अस्तित्व में आई। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि राज्य जो है वो विधिक सेवा का एक प्रकार से न्याय की जो पहुंच है वो कमजोर वर्गों तक भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। जैसे आर्टिकल 39A है, इसमें क्या कहा गया है? निशुल्क विधिक सेवा की बात की गई है, निशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता की बात की गई इसमें। तो विधिक सहायता की आवश्यकता किसको पड़ती है? समाज के कमजोर वर्गों को पड़ती है। और जब हम समाज के कमजोर वर्गों की बात करते हैं तो इसमें कौन से वर्ग आते हैं? जैसे इसमें बुजुर्ग आते हैं, जैसे इसमें महिला आती है,
बच्चे आते हैं, समाज का पिछड़ा वर्ग आता है, एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, ये सारे वर्ग आते हैं। इन तक न्याय की समान पहुंच स्टैब्लिश हो तो इन्हें सहायता की किस प्रकार से आवश्यकता है? जैसे इनकी जो कोर्ट फीस है, अगर कोर्ट फीस की व्यवस्था हो जाए, इनके लिए बेहतर वकील की व्यवस्था हो जाए, वकालत की व्यवस्था हो जाए, साथ ही अगर इनको इनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक कर दिया जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए, अगर इनका कोई न्यायिक मामला है, उसका निपटारा मध्यस्थता न्यायालय के माध्यम से कर दिया जाए, इनको इनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक कर दिया जाए, लोक अदालत के माध्यम से इनके मामले निपटा दिए जाएं, तो इनकी बहुत बड़े स्तर पर विधिक सहायता हो जाएगी। तो नालसा क्या करता है? नालसा यही करता है, उसका उद्देश्य ये है कि समाज के सभी कमजोर वर्गों तक न्याय की निशुल्क पहुंच को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। नालसा के जो अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश से निचले न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश तो आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और जो सेकंड वरिष्ठतम होता है वो इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो हाल ही में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जस्टिस विक्रमनाथ इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। जस्टिस विक्रमनाथ कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, और इसलिए पूरा टॉपिक चर्चा में आया। अब इन सभी तीनों टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। और पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में शामिल दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक का किस वर्ग से होना अनिवार्य था? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? केवल महिला, केवल एससी एसटी, केवल ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला, इनमें से एक कोई एक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टैक्स रैम्स योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित योजना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र या रक्षा उत्पादन। तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, नालसा की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है विधिक सहायता अधिनियम 1991, दूसरा ऑप्शन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तीसरा ऑप्शन है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है न्यायिक सुधार अधिनियम 1999। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।